नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग लेके आए हैं 12th क्लास मैथमेटिक्स का जो अभी रिसेंटली 29 मार्च को जो पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन कराने वाले हैं। यहाँ पे आप देखो और आप चेक कर सकते हो, अपना पेपर सामने रखो और पेपर में चेक कर सकते हो कि आप कौन से क्वेश्चन गलत करके आए हो, कौन से क्वेश्चन सही करके आए हो और आपके ओवरऑल मार्क्स कितने आ रहे हैं। वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो, आपके सामने सॉल्यूशन रहेगा, आप कैसे अटेम्प्ट करके आए कैसे नहीं आए, यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ज़्यादा देरी नहीं लगाते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या है, ये 12th क्लास का क्या है, 12th क्लास का मैथमेटिक्स का इस साल का पेपर है। क्लियर है ना, पेपर आपको दिख रहा है। आगे अपन सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है। पहला जो क्वेश्चन आपका है स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या कह रहा है, मान लीजिए कि समुच्चय n में परिभाषित कोई एक आपका जो संबंध है वो ये परिभाषित है और ये बोला आपको क्या बताना है, याद करना है। क्या याद करना है, परिसर। क्लियर है ना, क्या पूछा गया है, इस फलन का क्या है, इस संबंध R का क्या पूछा गया है, संबंध R का आपसे परिसर पूछा गया। बेटा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप इसको देखते ही टिक कर सकते हो। यहां चीज लिख रखी है, क्या आपसे बोल रखा है जो B है आपका क्या है, लेस देन 6 है। क्या है, B आपका लेस देन 6 है, लेकिन यहां पे कितना, ये कैंसिल हो गया वैसे ही। क्लियर है ना। दूसरा क्या है, जैसे अगर आप पुट करोगे V इक्वल टू करोगे 1 पुट करने, 1 माइनस 2, ये आपका निगेटिव का 1 आ जाएगा जो आपका नहीं होगा। क्लियर है ना। तो ये वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। अदरवाइज आप इसको प्रॉपर तरीके से भी सॉल्यूशन कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगाओगे तो बहुत जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसका आंसर आपका क्या होगा, आंसर आपका सी होगा। क्लियर है ना, सी आंसर होगा। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड जो है क्वेश्चन नंबर जो दिख रहा है वो क्या है, कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स माइनस का हाफ है। पूछा गया है इसका मुख्य मान बताओ। क्या बताओ, मुख्य मान पूछा गया है। बेटा जब भी मुख्य मान में आपसे पूछा जाए और अंदर निगेटिव वैल्यू दी जाए, अंदर निगेटिव के केस में कॉस, सेक और कॉट, इसके केस में क्या अपन पाई में से माइनस करते हैं मुख्य मान निकालने के लिए। बाकी कहीं पे भी निगेटिव है, वो निगेटिव में आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना। तो इसका जब अपन निकालने वाले हैं तो पाई माइनस का कॉस इनवर्स आप क्या कर दो, पॉजिटिव लिख दो यहाँ पे। क्लियर है ना। तो ये पाई आपका क्या कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा। तो यहाँ से पाई माइनस कॉस इनवर्स, अंदर वाले को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ पाई बाय 3 लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आपका इनवर्स और ये कॉस जाएगा, क्या बचेगा, पाई बाय 3 बचेगा। सॉल्व करोगे आपको 2 पाई बाय 3 मिलेगा। तो आपको ऑप्शन में ए ऑप्शन दिख रहा है 2 पाई बाय 3, है ना। अब अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपके क्वेश्चन क्या है, ए इक्वल टू कोई आपको आव्यूह दे रखा है। बोला गया है ये जो ए है वो एक स्तंभ आव्यूह होगा, कब होगा। क्लियर है ना। स्तंभ आव्यूह आपको पता है, क्या पता है, स्तंभ आव्यूह क्या होता है भैया, आपको पता होना चाहिए। स्तंभ जो आव्यूह होता है, स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह नाम से ही पता चल रहा है क्लियर है ना। तो यहाँ पे जो आपको ऑर्डर दे रखा था, स्तंभ की संख्या बताता है, मतलब n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्तंभ कितने होने चाहिए, 1, मतलब n की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो आपके इस आंसर में आपको दिख रहा है जो डी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या था, थर्ड वाला था, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। अगर मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में चले तो यहाँ पे आप देखोगे आपसे क्या पूछा गया है, एक सारणिक दे रखा है। क्या दे रखा है, एक सारणिक दे रखा है और सारणिक का मान पूछा गया है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अगर आपने थोड़ी बहुत भी अच्छे से तैयारी की होगी। हमारे यहाँ बच्चे देके आए हैं, पेपर पूरा का पूरा फोड़ के आए हैं हमारी इस कोचिंग से, लक्ष्य क्लासेस देवली से। लास्ट ईयर भी यहाँ पे 99, 100, 98, 95 बहुत सारे बच्चों के ऐसे मार्क्स थे। 90 प्लस सारे बच्चों के 90 प्लस थे, 100 भी थे, 99 भी थी, बहुत अच्छे मार्क्स थे। और इस बार भी यही उम्मीद है, जिस तरीके से बच्चे बता रहे हैं कि हमारा पेपर बिल्कुल पूरा गया और 100 में से 100 आ रहे हैं। देखेंगे जब भी रिजल्ट आएगा हम आपके सामने वापस आएंगे और आपको दिखाएंगे। क्लियर है ना। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो फोर्थ है वो क्या कह रहा है, एक सारणिक दे रखा है, सारणिक क्या है, cos थीटा और माइनस का sin थीटा, और यहाँ पे आपका है sin थीटा और यहाँ पे आपका है cos थीटा। बोला गया इसका मान बताओ। तो भैया इसमें जब ये 2 into 2 का कोई सारणिक होता है तो आपको बिल्कुल भी माथाफोड़ी नहीं करनी है, डायरेक्ट आप क्या करो, राइट माइनस लेफ्ट लाओ, इसका प्रसार करने का रूल होता है। तो
इसका इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस होता है यहां पे हम करेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्लियर है ना। तो ये आपका बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है जब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 10th क्लास की एक प्रॉपर्टी है, एक गुणधर्म है ट्रिग्नोमेट्री का, क्या होती है इसकी वैल्यू 1 होती है। तो आपको ऑप्शन में कहीं दिख रहा हो 1 तो आप उस पर आंख बंद करके क्या कर सकते हो टिक कर सकते हो, क्लियर है ना। तो ये जो आपका क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 4 था, फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट था। अगला जो क्वेश्चन है आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, देखो क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो बात कर रहा है वो क्या कह रहा है कि एडजॉइंट ए, एक कोई मैट्रिक्स है 3x3 की, कोई एक आप भी है 3x3 का, और क्या कह रहा तो आपको एडजॉइंट ए का मॉड बताना है, एडजॉइंट ए का सारणिक बताना है। क्या बताना है सारणिक बताना है, किसका बताना है एडजॉइंट ए जो मैट्रिक्स होती है उसका बताना है। तो बेटा यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, अगर ए आपकी कोई मैट्रिक्स है और n इंटू एन की है और फिर आपसे पूछा गया कि एडजॉइंट ऑफ ए का सारणिक क्या होगा, तो बेटा ये क्या होता है इसका जो सारणिक है, इसका जो सारणिक मान होगा उस पे वैल्यू क्या लग जाएगी n-1, जो भी इसका क्रम है उस क्रम में से एक माइनस कर दोगे, ये आपका फॉर्मूला है। और आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपकी बुक का ये क्वेश्चन है, क्लियर है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए देखा जाए तो n की वैल्यू ये 3x3 का था, तो यहाँ पे आपका क्या मिलेगा a की पावर सारणिक a की पावर 3-1 क्या मिलेगा सारणिक a की पावर 2। तो ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर है ना। और आगे बढ़ते हैं, ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल इजी है, अगर आपने चीजें अच्छे से की है तो आपके लिए बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, क्लियर है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो आपके 6 है, 6 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, 6 क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या 2 हो, तो आपको वैल्यू निकालनी है dy ओवर dx की, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है dy ओवर dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटा यहाँ पे क्या करना है आपको एक्स स्क्वायर का क्या करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 का डिफरेंशिएशन करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 आप लिखोगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जब इसका करोगे तो 2x आएगा, तो जब y का करोगे तो क्या आएगा 2y, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और जो आपका फलन है वो किस में है y चर में है, इसलिए हमें dy ओवर dx आ जाएगा। अब बोला गया हमें dy ओवर dx फाइंड आउट करना है, बेटा इधर का उधर करके आप dy ओवर dx फाइंड आउट कर सकते हो। dy ओवर dx माइनस का 2x और dy ओवर dx जब आप निकालोगे तो माइनस का 2x डिवाइडेड बाय 2y आएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, माइनस का x अपॉन y आएगा। आप ऑप्शन में देखो कहीं दिख रहा है माइनस का x अपॉन y, जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें आपका दिख रहा है, किसमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर जो सा है उसमें आपका क्या माइनस का x अपॉन y दिख रहा है, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपका अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा गया बेटा, आपको पूछा गया 0 to पाई के अंतराल में निरंतर हास्य मान कौन सा है, डिक्रीजिंग फलन क्या है। बेटा एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मतलब वर्धमान और ह्रास मान निकालते हो वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है इसके dy ओवर dx पे, इसके डेरिवेटिव पे। इसका जब आप अवकलन करोगे उसकी वैल्यू इस अंतराल में क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है पॉजिटिव आ रही है। अगर इस अंतराल में जो आपने डेरिवेटिव निकाला, जो dy ओवर dx निकाला, उसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो उस पूरे अंतराल के लिए वो क्या हो जाएगा वर्धमान हो जाएगा, और अगर वैल्यू निगेटिव आ रही है तो पूरे अंतराल के लिए आपका क्या हो जाएगा हास्यमान हो जाएगा। तो भैया जब हम इसका करेंगे क्या, इसका जब अवकलन करेंगे तो ये cos x आएगा। बेटा cos x होता है आपको पता है 0 से पाई के बीच में किसी भी एंगल पे cos x की वैल्यू निकालोगे वो क्या आएगी आपकी पॉजिटिव आएगी, क्लियर है ना। अगर मैं यहां चलता हूं और इसका हम अवकलन करते हैं तो cos x का अवकलन माइनस का sin x होता है। अब बेटा इसमें आप क्या करो 0 से लेके पाई बाय 2 तक कोई सी भी इसमें वैल्यू पुट करोगे, किसी भी एंगल के लिए वैल्यू निकालोगे, ये ऑलवेज आपकी क्या निकल के आएगी निगेटिव निकलेगी। क्या निकलेगी, अगर जब निगेटिव निकलेगी इसका मतलब क्या है, जो आपने जो f डैश x निकाला, मान लो आपका क्या था fx इक्वल टू आपने क्या मान लिया fx इक्वल टू आपने cos x माना, और जब आपने f डैश x निकाला तो ये आपका आया माइनस का sin x। और इस अंतराल की बात की जाए मतलब 0 से पाई बाय 2 के बीच में कोई सा भी एंगल लिया जाए और उसमें sin x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है, लेकिन ये जो भाई साहब आगे लगे हुए हैं निगेटिव साइन, ये हमेशा उसको क्या बना देंगे नेगेटिव बना देंगे। इसका मतलब क्या है
मान होगा, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका क्या है, करेक्ट है। यहां पे आप जाओगे, देखो सेक स्क्वायर एक्स मिलेगा, क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स, स्क्वायर लग गया ऑटोमेटिक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। यहां पे भी आपको क्या मिलेगा, इसका 2 cos 2x इसका मिलेगा, और cos 2x हमेशा क्या रहेगा, आपका पॉजिटिव रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन x होता है। 0 से π/2 के बीच में साइन x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बट आगे जो नेगेटिव लगा हुआ है वो उसको ऑलवेज क्या बना देगा, नेगेटिव बना देगा। क्लियर है ना। तो आपका हास्य मान मतलब डिक्रीजिंग के लिए कौन सा होगा, cos x होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो साहब आगे क्या है, आगे आपको दिख रहा है एक, ये आपको पूछा गया है कि x = 3 पे ये जो फलन है आपका क्या है, संतत है, तो k का मान बताओ। आपको पता है जब कोई चीज संतत है, फलन संतत है, इसका मतलब वहां पे LHL की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, RHL के इक्वल होती है। LHL = RHL, और इक्वल टू हम क्या करेंगे, इक्वल टू हम क्या करते हैं, f ऑफ a। अगर इसके लिए LHL की वैल्यू देखी जाए तो LHL की वैल्यू क्या, x = 3 पे निकाल रहे हैं तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 2 × 3 - 5, और RHL के लिए जो आपका है वो नीचे वाला फलन आएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हम कौन सा कर रहे हैं, हम क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। यहां पे क्या आएगा, 6 - 5 = 2k, और इक्वल टू यहां पे आएगा 1। सॉल्व करोगे 6 में से 5 गया, कितना आएगा, 1 = 2k आ जाएगा, और k की जब आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 1/2 आएगा। और आपके ऑप्शन में कहीं ना कहीं ये रखा होगा, ऑप्शन नंबर जो वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल इजी है, अगर आपको एक कॉन्सेप्ट के बारे में पता है। क्लियर है ना। कॉन्सेप्ट क्या है, आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 9th है, 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे कि 0 to 1 अंदर है साइन इनवर्स x प्लस के क्या है, कॉस इनवर्स x ऑफ dx पूछा गया। बेटा अगर आपको एक कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो ये क्वेश्चन आप करने में उलझ जाओगे और हो सकता है आंसर तक नहीं पहुंचो। लेकिन एक टर्म है सेकंड चैप्टर, जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे होंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे एक आपको ये चीजें दिखाई दी होगी, अंदर चाहे कुछ भी लिखा हुआ है, कुछ प्लस के कॉस इनवर्स कुछ। अब ये कुछ की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट ये दोनों कुछ क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या हो जाती है, π/2 हो जाती है। क्लियर है ना। यहाँ पे कुछ की जगह क्या है, x है, यहाँ पे भी x है, दोनों x एक जैसे दिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये जो पूरा टर्म है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा π/2 में। अब आपको दिख रहा है ये जो π/2 है बेटा, ये π/2 क्या है, π/2 एक कांस्टेंट है, एक अचर है, बाहर आ जाएगा। अंदर क्या मिलेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ dx मिलेगा, और लिमिट आपको 0 to क्या दे रखी है, 0 to 1 दे रखी है। आगे बढ़ेंगे, ये π/2 है, और जब dx का करेंगे तो ये x आएगा बेटा, 0 to 1 लिमिट लगाएंगे, और आगे क्या बढ़ेंगे 0 to π/2, इसकी जब लिमिट लगाओगे तो 1 माइनस क्या आ जाएगा, 0, और आंसर आपका आएगा π/2 × 1 = π/2। आपके कहीं ना कहीं ऑप्शन में π/2 आंसर दिख रहा होगा। पहला ही जो ऑप्शन है आपका अ ऑप्शन है, मतलब ए ऑप्शन है, वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये क्या पूछा गया आपको, x एक्सिस y एक्सिस और y = cos x, 0 to π/2 के बीच में घिरा हुआ क्षेत्रफल पूछा गया। आपको पता होना चाहिए, अगर आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10th है, अगर आपको इसका ग्राफ पता है तो बहुत इजीली काम हो जाएगा। इसका ग्राफ कैसे होता है, कुछ यूं होता है, और यहाँ पे होता है π/2। अगर बेटा देखा जाए, आपने जब भी आप निकालोगे, इसको निकालोगे कैसे, आपको पता है कैसे निकालोगे, आपको 0 to π/2 तक निकालना है, और अंदर है cos x ऑफ dx, ये आपका एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा। एरिया जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 1 आएगा। जब अपन आगे भी बढ़ते हैं तो इसका भी 1 होता है, लेकिन निगेटिव पॉजिटिव मिलके आपका 0 हो जाता है एरिया, अगर देखा जाए। बाकी आपका देखा जाए 0 to π/2 के लिए, सिर्फ और सिर्फ 0 से π/2 के लिए ये जो आपका होगा वो इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपके क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर है ना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और आप यहाँ से निकाल के भी चेक कर सकते हो। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्या कह रहा, अवकल समीकरण आपको दे रखा है, इसका विशिष्ट हल पूछा गया है। 11th नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, dy/dx प्लस का x है = 0 है। किस पे पूछा गया है, कुछ कंडीशन दे रखी है। क्या दे रखी है भैया, कंडीशन आपको क्या दे रखी है, कंडीशन जो दे रखी है वो x = 0 और y इसमें
विशिष्ट हल पूछा गया है। बेटा जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब अवकल समीकरण को हल करते हो, बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, इसके अलग अलग रूल्स होते हैं, लेकिन बिल्कुल जो सिंपल सबसे फर्स्ट रूल होता है वो क्या होता है, अगर आप dy की तरफ फंक्शन ऑफ y और dx की तरफ फंक्शन ऑफ x ले जा सकते हो, दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो कुछ ना कुछ आपके निकल के आएगा, कुछ ना कुछ जो भी निकल के आएगा वो आपको आंसर तक ले जाएगा। क्लियर है ना। अगर मैं यहां से dy ओवर dx निकालू पहले तो क्या आएगा, माइनस का x आएगा। अगर यहां से बड़े हम dy की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या मिलेगी आपको भैया, क्या मिलेगी बोलोगे सर, dy इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का x ऑफ dx। हमने आपको क्या बोला कि जब भी आप अवकल समीकरण को हल कर रहे हैं और अवकल समीकरण को हल करते समय सबसे जो पहला रूल है, बेसिक रूल है, सबसे अच्छा रूल है, सबसे इजी रूल है, वो क्या है कि अगर आप dy की तरफ फंक्शन ऑफ y एंड dx की तरफ फंक्शन ऑफ x को ले जाओगे, उसके बाद आप इंटीग्रेट कर दोगे तो आप आंसर तक आराम से पहुंचोगे। हमारे पास जो हमने बोला था वो करके दिखा दिया। क्लियर है ना। अब जब इसका हमने इंटीग्रेट कर दिया तो इधर तो आपका आएगा y और इधर निगेटिव बाहर है, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आएगा। आपको पता है ये क्या है, अनिश्चित समाकलन है। अनिश्चित समाकलन में हमें क्या एक सी कांस्टेंट जोड़ना पड़ता है। क्यों जोड़ते हैं, क्यों नहीं जोड़ते हैं, अगर आपको देखना है, इसका रीजन पता करना है तो आप पीछे हमारी इंटीग्रेशन की पूरी सीरीज पड़ी हुई है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे इतना टाइम नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सी ऐड करेंगे, इसके बाद कुछ कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या है, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, इन वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। y की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 0 तो 0 हो जाएगा प्लस c। यहाँ से आपका जो c निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। वैल्यू हम उठा के कहाँ रखेंगे, हमारे इस इक्वेशन में रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, y इक्वल टू माइनस का x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस का 1। क्लियर है ना। इसको हम उधर भी ले जा सकते हैं ऑप्शन मैच कराने के लिए, तो y प्लस का क्या आएगा, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आएगा और इक्वल टू 1 आएगा। आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है ना। तो भैया अब और आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप के आपको दिख रहे हैं। क्या कह रहा है कि दो सदिशों a और b के परिमाण आपको दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, इनके मैग्नीट्यूड दे रखे हैं 1 और 2 और दोनों का डॉट प्रोडक्ट दे रखा है, मतलब अदिश गुणनफल दे रखा है। पूछा गया इन दोनों के बीच का कोण क्या होगा। भैया जो कोण का फॉर्मूला होता है आपको पता है, दो सदिशों के बीच के जो कोण का फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, a डॉट b डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a और मॉड ऑफ b। अगर यहां से देखा जाए तो cos थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, a डॉट b की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 और मॉड ऑफ a की वैल्यू कितनी दे रखी 1 और मॉड ऑफ b की वैल्यू कितनी दे रखी 2। इसका मतलब 1/2। इधर क्या था, cos थीटा। अगर मैं थीटा निकालना चाहूं तो cos इनवर्स ऑफ क्या आ जाएगा, cos हाफ को क्या लिख सकते हैं, π/3। क्लियर है ना। तो इसका जो थीटा इक्वल टू निकल के आ रहा है भैया वो कितना निकल के आ रहा है, π/3। ऑप्शन में कहीं मैच आपके करा देंगे, ये देखो हो गया आपके π/3। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। बिल्कुल इजी आता है आपका मैथमेटिक्स का पेपर। अगर आप पूरी साल तरीके से पढ़ते हैं ना, जब भी आप 12th में एंट्री मारी आपने और 12th में जाके अगर आप फर्स्ट डे से थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं अपने एग्जाम के प्रति और अपने फ्यूचर के प्रति, मैं बता रहा हूँ मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में से 100 भी ला सकते हो और आप बहुत कुछ सीख सकते हो। यहाँ पे ये जो है आपका आपके माइंड को ब्रॉड बना देता है। लेकिन मैथमेटिक्स एक हार्ड सब्जेक्ट भी है। हार्ड सब्जेक्ट किन के लिए है, हार्ड सब्जेक्ट उन बच्चों के लिए है जो बच्चे क्या करते हैं, पहले दिन से जैसे ही उन्होंने एंट्री मारी 12th में और पहले तो वो क्या रहते हैं, पहले तो केयर नहीं करते हैं, पहले वो चीजों के प्रति सीरियस नहीं होते हैं और बाद में जाके जब वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक पहुंचते हैं फिर सोचते हैं हमने मैथमेटिक्स ले रखी है, अब हम क्या करें, अब हम कैसे पढ़ें। तो ये मैथमेटिक्स इतना हलवा नहीं है कि आप चाहो तो 1 महीने में इसको कवर कर लो। इसके लिए आपको एकदम रेगुलरिटी चाहिए, फ्रिक्वेंटली आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद ये सब्जेक्ट इतना ईजी हो जाता है, इतना ईजी हो जाता है, ये आपको ये जो सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है इसमें आपको इंटरेस्ट भी आएगा और इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे आपको हार्ड लगेंगे इन कंपैरिजन टू मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स बहुत इजी बन जाएगा। कंडीशन एक ही है, रेगुलरिटी चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। क्लियर है ना। तो नेक्स्ट, यहां तक हमने सारे के सारे क्वेश्चन देखे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये आपका वेक्टर का क्वेश्चन है और वेक्टर का क्वेश्चन है तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। आंसर लाने से पहले हम आपको क्या दिखाते हैं, यहाँ पे कुछ बता के, ये आई है, ये आई कैप है और ये आपका क्या है, जे कैप है और ये आपका क्या है, के कैप है। आपको पता है जब आई का क्रॉस जे के साथ में करेंगे तो आगे वाले भाई साहब मिल जाएंगे और जब जे का क्रॉस के साथ में करेंगे तो आगे वाले भाई साहब मिल जाएंगे। कुल मिला के ये है, अगर इस गाड़ी ने टक्कर मारी तो वो किस में लगेगी जाके, इसका इफेक्ट कहां पड़ेगा, आगे वाले पे। अगर इस वाली गाड़ी में इसने टक्कर मारी तो ये आगे वाली गाड़ी पे इफेक्ट डालेगी किस पे, आई पे। कुल मिला के क्या है, अगर हम यहां से देखें कि आई क्रॉस जे की वैल्यू देखोगे
k की वैल्यू देखोगे तो आपको i कैप मिलेगा। अगर आप k क्रॉस i देखोगे, क्या देखोगे, k क्रॉस i, क्या देखोगे, k क्रॉस i देखोगे, मतलब अगर इन दोनों की टक्कर कराते हो आप तो आपको क्या मिलेगा, अगर आप किसकी कराते हो, k की टक्कर i से कराते हो तो बेटा आपको जो मिलेगा वो आपको आगे वाली गाड़ी पर टक्कर का इफेक्ट पड़ेगा। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 13 है। 13 क्वेश्चन में बोल रखा है कि आई कैप का डॉट जो हो रहा है वो किसके साथ में हो रहा है, k क्रॉस j के साथ में, k क्रॉस j के साथ में। बेटा एक चीज और है, अगर हम उल्टी टक्कर मारते हैं, k की टक्कर j में मारते हैं, एरो के विरुद्ध में जाते हैं, एरो इधर जा रहा है, अगर मैं उल्टी टक्कर मारते हैं तो इसमें एक नेगेटिव साइन आ जाता है, जो भी इनका ये रिजल्ट है इसमें क्या आ जाता है, नेगेटिव साइन आ जाता है। देखते हैं आगे क्या है, ये आपका क्या है, j कैप है, डॉट किसके साथ में हो रहा है, k क्रॉस i के साथ में, किसके साथ में, k क्रॉस i के साथ में, प्लस का क्या है आपका k है, और आगे क्या बढ़ेगा, k का जो डॉट हो रहा है वो i क्रॉस j के साथ में हो रहा है। क्लियर है ना। अब आप यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हो, ये i है, k का j के साथ में, देखो k का j के साथ में है, मतलब उल्टा हम जा रहे हैं, हम डायरेक्शन के उल्टा जा रहे हैं, k का किसके साथ में करा रहे हैं, j के साथ में करा रहे हैं, रिजल्ट तो आएगा i, लेकिन क्या आएगा, माइनस का i, माइनस का j। अगर हम k का क्रॉस i के साथ में कराते हैं तो आपको दिख रहा है क्या आएगा, j आएगा, प्लस k ऑफ आपको i का j के साथ में, i का j के साथ में आपके पास मिलेगा k। क्लियर है ना। ये जब आप निगेटिव बाहर आ जाएगा, i डॉट i क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बट ये निगेटिव, माइनस का ये क्या है, 1 है, i डॉट i कितना हो जाता है, 1, और विद निगेटिव, ऐसे ही k डॉट कितना, k हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां से आप इसको कैंसिल करोगे, आंसर आपका क्या आएगा, माइनस का 1। ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर जो द है, सॉरी ये अपन ने किस पे कर दिया, अगले वाले पे टिक लगा दिया, नहीं लगाना। तो इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन नंबर आपका द है, मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे वो क्या है, एक कह रहा है कि सदिश है और सदिश के दिक कोसाइन बताने हैं। बेटा सदिश के अगर आपको दिक कोसाइन बताने हैं, मतलब डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं, तो आपके पास फॉर्मूला होता है। क्लियर है ना। अगर आपको डायरेक्शन रेशियो बताने हैं, मतलब दिक अनुपात बताने हैं, तो डायरेक्ट आई जे के जो कोफिशिएंट वो आपके दिक अनुपात हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगर देखा जाए तो ये कौन सा है आपका, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 हम देखेंगे, सदिश ए इक्वल टू क्या दे रखा है, ए इक्वल टू आई प्लस जे माइनस का क्या दे रखा है, 2k कैप। क्लियर है ना। अगर यहां से डायरेक्शन रेशियो पूछे जाएं तो बेटा क्या हो जाएगा, ये इसका कोफिशिएंट 1 और इसका कोफिशिएंट 1 और -2। अगर हम डायरेक्शन कोसाइन पूछे जाएं तो बेटा इसके 1 का अगर देखा जाए, 1 के लिए रूट में नीचे क्या आएगा, सबका स्क्वायर का सम आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस का -2 का स्क्वायर, बेटा ये मिलेगा 1 अपॉन रूट ऑफ ये 4 और 2 6 1 अपॉन रूट 6। आगे जब हम 1 के लिए देखेंगे तो उसके लिए भी क्या आएगा, इसी तरीके से हम इस 1 के लिए निकाल लेंगे, ये भी 1 अपॉन रूट 6 आएगा, और इसके लिए निकालेंगे तो -2 अपॉन रूट 6 आएगा। ये आपके क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइन होंगे, जो कि आपसे पूछा गया था। तो 1 अपॉन रूट 6, 1 अपॉन रूट 6 एंड -2 अपॉन रूट 6। क्लियर है ना। अब हमें क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया क्या है। बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका 3D का क्वेश्चन है, और आपसे क्या पूछा गया है, ये कह रहा है कि बिंदु इतने से जाने वाली और इसके समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। और कौन सा समीकरण ज्ञात करना है, ऑप्शन में आपको दिख रहा है, कार्तीय रूप ज्ञात करना है, कार्टेशियन फॉर्म इसकी ज्ञात करनी है। बेटा एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको x1, y1, z1, x1, y1, z1 ऐसी लाइन का क्या निकालना है, जो कि यहाँ से पास हो रही है, निकालना है, जो कि दूसरी लाइन जो है उसके क्या है, समांतर है। डायरेक्शन रेशियो पूछे जाए तो बेटा क्या है आपके पास, 3 और 5 और 6। इसमें जो फॉर्मूला हो जाएगा x माइनस x1 डिवाइडेड बाय a1 इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय b1 इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाय c1। ये a1 b1 c1 क्या है, ये हो गया आपका a1, ये हो गया b1 और ये हो गया c1। और आपको जो पॉइंट दे रखा है वो क्या दे रखा है, वैल्यू पुट करोगे x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 है, और y माइनस 2 डिवाइडेड बाय b1 की वैल्यू आपकी 5 है, और z माइनस
C1 की वैल्यू आपके 6 है, और सॉरी C1 की वैल्यू आपके 3 है। क्या है? C1 की वैल्यू आपकी क्या है? 3 है। C1 की वैल्यू आपके 3 है और डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे? 6 करेंगे। ऐसा कोई ऑप्शन अगर आपको दिख रहा है तो आप हिट कर सकते हो। क्या? x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5 और z माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6। आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर जो ए है, वो क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है ना? बिल्कुल साहब क्लियर है सर। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आए। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन था आपका 15 नंबर का क्वेश्चन था। कितने नंबर? मतलब 15वां क्वेश्चन था फर्स्ट का। क्लियर है ना? अब 16th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। क्या प्रायिकता का दिख रहा है बेटा? क्या कह रहा है? एक सिक्के को 3 बार चला गया, 3 बार, और आपसे पूछा गया है कि इसकी प्रायिकता क्या होगी? 2 न्यूनतम आने की प्रायिकता। बेटा बताओ, जब आप 3 क्या करते हो, एक पासे को क्या करते हो, एक सिक्के को, सॉरी एक सिक्के को जब आप 3 बार उछालते हो तो आपको पता है टोटल जो आउटकम्स होते हैं वो कितने आएंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 8 आएंगे। टोटल कितने आएंगे? एस में जो टोटल एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे आपके? 8 होंगे। क्लियर है ना? अगर मैं इवेंट की बात करूं, इवेंट में क्या कह रहा है? हमें सिर्फ और सिर्फ वो वाले आउटकम उठाने हैं, वो वाले हमें आउटकम उठाने हैं जिसमें क्या है? न्यूनतम 2 बार चित आए। न्यूनतम 2 बार चित का मतलब होता है 2 बार आ जाए तब भी चलेगा और 2 से ज्यादा बार आ जाए तब भी चलेगा। मतलब हेड हेड टेल, और क्या आएगा? टेल हेड हेड, और क्या आएगा? हेड टेल हेड, और क्या आएगा? और भी आएगा आपका हेड हेड हेड। और कुछ आएगा क्या? और कुछ आएगा क्या भैया? देख सकते हो आप। और कुछ आएगा भैया? देख लेना, नहीं आएगा। क्लियर है ना? अगर मैं P ऑफ E निकालता हूं तो बेटा जितने भी इसमें टोटल कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल S में कितने थे? 8 थे। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका क्या आएगा? 1/2 आएगा। और ऑप्शन की तरफ जब आप बढ़ोगे तो आपको 1/2 जो है ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखता हुआ नजर आएगा। क्लियर है ना? तो क्वेश्चंस कुछ भी हार्ड नहीं होते हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो क्वेश्चन सब इजी आते हैं, पेपर भी इजी आता है। बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे वो क्या है? एक विशेष समस्या को छात्र ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की जो प्रायिकता है वो कितनी है? इंडिपेंडेंट प्रायिकता है वो कितनी? यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करें तो समस्या के हल हो जाने, भैया समस्या के हल हो जाए, हल हो जाने की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। 1 में से अगर मैं उन अपवादों को हटा दूं जहां पे प्रायिकता क्या, जहां पे ये क्वेश्चन क्या हो, समस्या आपका सॉल्व नहीं हो, मतलब ए भी आपकी क्या समस्या सॉल्व नहीं कर पाए और बी जो है वो भी आपकी समस्या सॉल्व नहीं कर पाए, तब अगर इन दोनों अपवादों को इसमें से हटा दिया जाए तो हम जो भी बचेगी उसमें कोई ना कोई या तो ए या तो बी या दोनों मिलकर उस समस्या को क्या कर देंगे? हल कर देंगे। अगर मैं इसका सॉल्यूशन देखूं, आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 1 माइनस का, अगर इसकी वैल्यू देखी जाए तो क्या आएगी भैया? 1 माइनस का P ऑफ ए। अगले वाली की वैल्यू देखी जाए तो क्या आएगा? 1 माइनस वैल्यू आपको पता है 1 माइनस का 1 में से P 1/2 माइनस, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहां पे आएगा 1/2, जब हम सॉल्व करेंगे 1 माइनस का सकते हो, और उड़ा के आप देखोगे तो भैया आपको जो मिलेगा 2 से 2 उड़ा और आपको मिला 1 माइनस 2/3। कहीं आपके ऑप्शन में 100% दिखेगा, वो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। क्लियर है ना साहब? बिल्कुल क्लियर है सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, अगर आप करके आए होंगे तो 100 में 100 मार्क्स आपके आएंगे, कोई नहीं रोक सकता। क्लियर है ना? तो घबराने की बात नहीं है, पेपर आपने दे दिया, एक बार मैच करा लो कैसा क्या है, उस तरीके से आप देख सकते हो। क्लियर है ना? तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर का जो क्वेश्चन है, 18 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका क्या है? 18 नंबर का क्वेश्चन है P ऑफ ए दे रखा है, P ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ये कह रहा है ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं। अगर स्वतंत्र की बात आती है, स्वतंत्र घटनाएं, अगर स्वतंत्र घटनाओं की बात आती है तो भैया पता है आपको कि जो P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है इसकी वैल्यू क्या होती है? P ऑफ ए मल्टीप्लाई P ऑफ बी होती है। अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करना चाहूं, P ऑफ ए की वैल्यू 4/7 है और P ऑफ बी की वैल्यू कितनी है? 3/7 है। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 12/7, 7 जा कितना होता है? 49। आपको ऑप्शन में कहीं ना कहीं रखा मिलेगा 12/49, मतलब बी ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट ऑप्शन है।
क्लियर है ना। तो हमने 18 क्वेश्चन तक देखे, क्वेश्चन नंबर 18 तक। अब जो आपके क्वेश्चन हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स में आ गए। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे अपन आ गए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हमने खात्मा किया। आप मिला सकते हो क्वेश्चन किस तरीके से आप करके आए, ऑप्शन कौन सा टिक करके आए। कई बार ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन करके आते हो, आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी आप गलती से उसको क्या टिक कर देते हो, फिर आप देखते हो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो वो क्वेश्चन आपका सही हो जाता है। कई बार आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता हुआ होता है, फिर भी आप गलत करके आ जाते हो। तो यहाँ से आप सारी चीजें मैच करा सकते हो और आप कैलकुलेट कर सकते हो जो आपके 18 क्वेश्चन थे उसमें से आप कितने सही करके आए। अब जो आगे की समस्याएं हैं, आगे की समस्याएं बिल्कुल इजी हैं, आप आराम से कर सकते हो। अगर इस क्वेश्चन का देखा जाए, मुख्य मान पूछा गया है। क्या पूछा गया है? साइन इनवर्स ऑफ √3/2। मुख्य मान के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ टेबल याद होनी चाहिए। ये जो √3/2 है, साइन में कितने की वैल्यू होती है भैया? साइन में आपकी π/3 मतलब होती है। यहाँ से क्या आएगा? मुख्य मान में आपका निकल के आएगा π/3। क्लियर है ना। अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए, ये आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड का फर्स्ट था, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका सेकंड है। पूछा क्या गया है? पूछा गया है भैया, क्या पूछा गया है? आपको डिटरमिनेंट दे रखा है, के की वैल्यू पूछी गई है। पहला जो डिटरमिनेंट है वो क्या है? 2 1 और क्या है? 1 2। और आगे यहाँ पे थोड़ा सा लोचा कर दिया, बाहर एक के डाल दिया और अंदर क्या डाल दिया? 0। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी बुक से नहीं है, बुक से नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट तो बुक का ही है ना साहब। क्या करेंगे? जब किसी भी डिटरमिनेंट के बाहर कोई भी कांस्टेंट होता है तो उसको हम क्या करेंगे? उसका वहां का वहीं रख देते हैं। मैट्रिक्स का यहाँ पे मन लगा देना कि भैया हम सबके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और क्या आ गया। इसको डायरेक्ट आप सॉल्व करो, क्या आएगा? ये 4 आएगा, 4 - 1 आएगा। माइनस का के है रखा रहने दो, ये 1 - 0 इक्वल टू क्या आएगा? 0 आ जाएगा। यहाँ पे 3 माइनस का के आएगा इक्वल टू 0 आएगा। के इक्वल टू देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये कह रहा RX एक उत्पाद की x इकाइयों को विक्रय से कुल आय रुपए में ये दे रखी है और आपको सीमांत आय पूछी गई है। सीमांत आय के लिए तो क्या करोगे? सीमांत आय जब कब पूछी गई है? सीमांत आय RX इक्वल टू दे रखा है आपको 2x² प्लस के 25x। आपसे पूछा गया है सीमांत आय। सीमांत आय पूछी गई है। सीमांत आय अगर आप बताओगे तो सीमांत आय आप बता सकते हो क्या आएगी? इसको R' निकाल दो। R' निकालोगे क्या आएगा? 4x प्लस का 25 आएगा। कब पूछा गया है? R' की वैल्यू आपको कब पूछी गई है? x इक्वल टू 10 पे। कब पूछी गई है? x इक्वल टू 10 पे आपको वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? 10 पुट करोगे तो 4 × 10 प्लस का 25 इक्वल टू 40 प्लस 25। 40 प्लस 25 ये आपका 65 जो होगा वो आपका सीमांत आय का क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर है ना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा दिख रहा है साहब? क्वेश्चन नंबर आपका दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? एक इंटीग्रेशन दे रखा है। जब कभी भी आपको इंटीग्रेशन में अंदर क्या दिखे, इंटीग्रेशन के अंदर द्विघात समीकरण दिखे तो आप उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करोगे और परफेक्ट स्क्वायर साहब कैसे बनेगा? क्वेश्चन नंबर अगर अपन बात करें किसकी, क्वेश्चन नंबर की बात करें तो क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस के 3x प्लस के 9/4। इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे। 3 में क्या करोगे? डिवाइड करोगे। x², 3 में 2 का डिवाइड किया, उसका स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3x प्लस का 9/4 प्लस 3 में 2 का डिवाइड मतलब 3/2 तो स्क्वायर करेंगे 9/4 माइनस का 9/4। अरे वाह वाह वाह, ये तो सीधा ही कैंसिल हो गया। अंदर वाला जो बचा हुआ है वो क्या है? आपका स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? x² प्लस 3/2 का क्या है? स्क्वायर है। क्लियर है ना। ये इंटीग्रेशन चल रहा था आपके, स्क्वायर है तो आप क्या करोगे? स्क्वायर से ये हट जाएगा, अंदर बचेगा आपका क्या बचेगा? x प्लस का, हाँ x प्लस 3/2 का, x प्लस तो आपके इंटीग्रेशन में क्या मिला? आपके अंदर मिला था x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर ऑफ dx और अब आपको क्या मिलेगा? ये हट जाएगा और सिर्फ क्या आएगा? x प्लस 3/2 ऑफ dx। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x² / 2 प्लस के 3/2 ऑफ x प्लस c ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। इसका समाकलन गुणांक पूछा गया है। समाकलन गुणांक के लिए आपको बता रखा है भैया, समाकलन गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है?
ई की पावर पी डी एक्स क्या होता है, ई की पावर पी डी एक्स। पी की वैल्यू देखोगे यहाँ पे क्या है, dy ओवर डी एक्स प्लस का पी वाई इजकल टू क्यू। तो यहाँ पे जो p की वैल्यू है वो क्या है, 1 है। p की वैल्यू कितनी है, y का कोफिशिएंट 1 है। तो यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e की पावर p की वैल्यू कितनी है 1 और dx, तो मतलब क्या आने वाला है, e की पावर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा आपका। क्लियर है ना। ऐसे ही आप इस तरीके से क्या प्रोजेक्शन पूछा गया, प्रक्षेप पूछा गया, डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाओगे और फॉर्मूला लगा के इसको करोगे। क्लियर है ना। तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसी तरीके से आपको सारे के सारे क्वेश्चन दिखेंगे। इन दोनों मैट्रिक्स को आपको क्या करना है, अगर आपने देखा होगा, अगर आपको मल्टीप्लाई करना आता होगा तो आप भी ये आराम, बेटा क्या पूछा गया है यहाँ पे, थोड़ा सा आप क्या कर सकते हो, डेल्टा इक्वल टू दे रखा है, यहाँ पे प्रॉपर्टी भी आप लगा सकते हो, जबकि प्रॉपर्टी का काम नहीं रहा। अब आपका 3 और यहाँ पे क्या है 2 और क्या है आपका 2 है और 2 है और यहाँ पे 3 3 3। आपको पता है जब कभी भी दो रो और कॉलम को आप समान बना सकते हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। यहाँ से आपका 2 कॉमन आएगा और यहाँ से आपका 3 कॉमन आएगा, और जब आपका 2 और 3 बाहर आ जाएगा, अंदर आपके 3 2 और 3 बचेगा, 1 1 1 बचेगा, 1 1 1। जब कभी भी दो कॉलम या दो मैट्रिक्स, दो कॉलम या दो रो के सारे एलिमेंट सेम हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो भैया यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 0 होगा, आंसर इसका क्या आएगा, 0 आएगा। और आप डायरेक्ट भी इसको प्रसार करके कर सकते हो। क्लियर। अगर इसका देखा जाए तो आपने ग्राफ बनाया होगा, ग्राफ कुछ है, मोड एक्स का जो ग्राफ है वो कैसे बनता है, मोड एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, क्योंकि आपको पता है कि मोड एक्स जब खुलता है तो ये आपका क्या क्या देता है, एक तो देता है प्लस का एक्स कब, जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक देता है माइनस एक्स कब, जब एक्स इज लेस देन 0। अगर हम ग्रेटर देन 0 की बात करें तो इसका जो क्या होगा आपका, इसका जो समीकरण होगा तो वाई इक्वल टू प्लस का एक्स होगा, और इसका जो समीकरण होगा वो वाई इक्वल टू माइनस का एक्स होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। क्लियर है ना। इसी तरीके से आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, कर लोगे क्वेश्चन आप आराम से। पेपर आपका बहुत इजी था, अगर आपने चीजें अच्छे से की है आप देख सकते हो कोई सा भी क्वेश्चन जो आपका है वो आप। क्लियर ना। तो जितने भी यहाँ पे आपके 1 मार्क्स के जो आपके यहाँ पे सॉल्यूशन कराने लायक थे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे क्योंकि फिर आप चेक नहीं कर पाओगे। जो डाउट रहता है, जो डाउटफुल क्वेश्चन रहते हैं वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए, आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसको डिस्कस किया, आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स थे उनको क्वेश्चन किया, यहाँ पे डिस्कस किया, और बाकी सारी की सारी चीज़ें आपकी जो सामने आ जाएंगी जब भी आपका रिजल्ट आएगा। यहाँ से आप चीज़ें मिला सकते हो, अपना कॉन्फिडेंस दे सकते हो कि जो आप करके आए वो आपका सही था या नहीं था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।